हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज से हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जयपुर पर चर्चा करते हैं। जयपुर RJ 14 जयपुर जिले के अंदर हमारे बहुत से दुर्ग है। जयपुर जिले के अंदर हम दुर्गों की बात की जाए तो उसके अंदर एक तो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग स्थित है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको एक जयगढ़ दुर्ग देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर अल्बर्ट हॉल देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको इसके अंदर आपको सिटी पैलेस देखने को मिलने वाला है और आपको हवा महल भी देखने को मिलने वाला है और आपको इसके अंदर जंतर मंतर भी देखने को मिलने वाला है और आपको जयपुर के अंदर ही रामनिवास उद्यान देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ आपको गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर के अंदर देखने को मिलने वाला है। यानी जयपुर के अंदर इतने सारे हमारे दुर्ग है। इसके अंदर हमारा एक तो नाहरगढ़ दुर्ग हो गया, जयगढ़ दुर्ग हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, सिटी पैलेस हो गया, हवा महल हो गया, जंतर मंतर हो गया, रामनिवास उद्यान हो गया और फिर हमारा गोविंद देव जी का मंदिर हो गया। ये सभी के सभी हमारे जयपुर के अंदर स्थित है। अगर हम जयपुर के उपनामों की बात की जाए तो जयपुर को एक तो वैभव नगरी के नाम से भी जाना जाता है, एक हमारा श्रीरंग के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसे रत्नों एवं आभूषणों की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, एक इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है और साथ ही साथ जयपुर को पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी के सभी जयपुर के उपनाम है। अगर हम जयपुर के शुभंकर की बात की जाए तो जयपुर का जो शुभंकर है ना वह चित्तल है, यानी चित्तल जयपुर का शुभंकर है और साथ ही साथ इसे पूर्व का पेरिस और गुलाबी नगरी और रत्न नगरी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों के तीनों नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्हें अच्छी खासी प्रचलन में ये नाम है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, आगे की क्लास को हम इसी प्रकार कंटिन्यू रखते हैं। तो आगे की क्लास हम इसी प्रकार कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हो गया हम राजस्थान। अब हम राजस्थान के जयपुर जिले के आज हम परिचय पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर हेरिटेज सिटी, उसके बाद इसे रत्न नगरी, पन्ना नगरी एवं गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट साथ साथ में इन्हें नोट भी कर लीजिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर सिटी रत्न नगरी, पन्ना नगरी एवं गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। इसे पूर्व का पेरिस अथवा भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पूर्व का पेरिस अथवा भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना कछवाहा वंश के शासक सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में बंगाली इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से किया। यानी जयपुर की जो स्थापना है ना वह कछवाहा वंश के शासक सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में बंगाली इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से किया। यानी सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में बंगाली इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से किया। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जयपुर का वास्तुकार कौन है, तो जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है। या फिर जयपुर दुर्ग की स्थापना कब हुई, तो आपका हो जाएगा 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। फिर और अपनी नवीन राजधानी बनाया और सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी नवीन राजधानी बनाया। उसके बाद जयपुर भारत की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से समानता रखता है। यानी जो जयपुर है ना वह भारत की प्राचीन तो जो हमारी सिंधु सभ्यता है ना उसके नगर नियोजन से समानता रखता है। यानी जिस प्रकार सिंधु सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन की समानता, नगर नियोजन जिस प्रकार था उसी प्रकार हमें जयपुर में भी प्राचीन जयपुर के अंदर भी उसी प्रकार का हमको नगर नियोजन देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को जयपुर सम्मिलित हो जाने से इसे एकीकृत राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। यानी 30 मार्च 1949 को जयपुर सम्मिलित हो जाने से इसे एकीकृत राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद जयपुर के सम्मिलित होने एवं राजधानी बनने के कारण ही
30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जयपुर के सम्मिलित होने एवं राजधानी बनने के कारण ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह बहुत से एग्जामों के अंदर पूछा भी गया है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस हमारा 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया जयपुर शहर के चारों ओर 7 दरवाजे निर्मित किए गए थे। यानी जयपुर शहर के चारों ओर कितने दरवाजे निर्मित किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। यानी जयपुर शहर के चारों ओर 7 दरवाजे निर्मित किए गए थे, जिन्हें ध्रुव गेट, घोघ गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल गेट एवं सूरजपोल गेट के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी हमारे 7 गेट थे, उनको किन किन नाम से जाना जाता है। पहला तो हमारा हो गया ध्रुव गेट, उसके बाद हमारा हो गया घाट गेट, उसके बाद हमारा हो गया न्यू गेट, उसके बाद हमारा हो गया सांगानेरी गेट, उसके बाद हमारा हो गया अजमेरी गेट, उसके बाद हमारा हो गया चांदपोल गेट, फिर हमारा हो गया सूरजपोल गेट के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर इसके बाद हमारा हो गया जयपुर के इस परकोटे को 6 जुलाई 2019 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यानी जयपुर के इस परकोटे को 6 जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। फिर आ गया जयपुर के प्रसिद्ध चौराहे। जयपुर के प्रसिद्ध चौराहे छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ के नाम से जाने जाते हैं। यानी जयपुर के जो प्रसिद्ध चौराहे हैं ना, वह छोटी चौपड़ एवं बड़ी चौपड़ के नाम से जाने जाते हैं। फिर आगे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह को। यानी जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। फिर आ गया जयपुर से 10 किलोमीटर उत्तर में आमेर स्थित है। यानी जयपुर से आमेर कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर उत्तर में। और कहाँ 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जो कछुआ वंश की राजधानी था, कछुआ वंश की राजधानी कौन थी, तो कछुआ वंश की राजधानी आमेर थी। और कहाँ यह जयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है, यह जयपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और किस दिशा में है, और यह उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद आमेर को इस वंश की राजधानी का श्रेय कोकिल देव को दिया गया था। आमेर को इस वंश की राजधानी का श्रेय कोकिल देव को दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, वह इसकी किस प्रकार रही थी। आमेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार रही थी, तो इसको हम देखते हैं कि आमेर के कछुआ वंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। यानी आमेर के कछुआ वंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। ग्वालियर के शासक सोढ़ा राय के पुत्र, ग्वालियर के जो शासक थे ना सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी में दौसा के मीणा शासक लाल नसी की हत्या कर कछुआ वंश की स्थापना की। यानी कछुआ वंश की स्थापना कब व किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के शासक सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी में दौसा के मीणा शासक लाल नसी की हत्या कर कछुआ वंश की स्थापना की। उसने लाल सोट के शासक रालम्पसी की पुत्री सुजात कंवर से विवाह कर माची, खोड़, गेरोट, झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों को विजय कर ढूंढान राज्य की स्थापना की। यानी ढूंढान राज्य की स्थापना कब हुई और इसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। उसने जो हमारा दुल्हे राय का सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हे राय ने इसको स्थापना की। इसके अंदर हमारी जो लाल सोट के शासक थे ना रालम्पसी, उसकी पुत्री सुजान कंवर से इन्होंने विवाह किया और उसके बाद मांची, कोहा, गेरोट, झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों को विजित कर रुढ़ान राज्य की स्थापना की। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
उसके बाद हमारा आ गया दुल्हेराय और मारुति के पुत्र कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया, तभी से यह राजवंश आमेर के कछुआ वंश के नाम से विख्यात है। यानी दुल्हेराय और मारुणी के पुत्र कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया, तभी से यह राजवंश आमेर के कछुआ वंश के नाम से विख्यात है। फिर आ गया हमारा कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी कब व किसने बनाया? तो आमेर को राजधानी 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने बनाया। उसके बाद आ गया हमारा मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को मेवाड़ की करद रियासत कर देने वाली बना दिया गया था। यानी मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को मेवाड़ की कर देने वाली रियासत बना दिया गया। उसके बाद आ गया हमारा कछुआ वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने कछुआ वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। यानी कछुआ वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। फिर आ गया हमारा पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी बालाबाई और बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे क्रोधित होकर उसका ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर मार डाला और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। भीमदेव ने 1533 से 1536 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम आगे चलते हैं और हमें साथ साथ में यह जानना भी जरूरी है आमेर की मीरा बालाबाई। आमेर की मीरा कौन थी? आमेर की मीरा थी बालाबाई। बागड़ की मीरा कौन थी? गंवरीबाई। फिर आ गया राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। फिर आ गया राजस्थान की राधा। फिर आगे हो गया हमारा मीराबाई। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक बना। भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासन बना। वह विलासी एवं अयोग्य था, इस कारण शासन की शक्तियां तेजस रायमलोद के हाथों में केंद्रित थी। उसके बाद रतन सिंह ने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार किसने किया? रतन सिंह ने। फिर आ गया वह राजस्थान का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनताओं को स्वीकार किया। अफगानों की अधीनता को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन सिंह ने। फिर आ गया रतन सिंह के समय उसके चाचा सांगानेर और मोजम्माबाद नगरों की स्थापना की। रतन सिंह के समय उसके चाचा सांगानेर और मोजमाबाद नगरों की स्थापना की। सांगा की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई भारमल रतन सिंह से वैमनस्य रखने लगे। उसने रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण को अपने पक्ष में लिया। इस प्रकार आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ये इस क्लास अभी तक हमारी पूरी नहीं है, इसकी आपको 1 से 2 क्लास और देखने को मिलने वाली है और हमारा जयपुर जिला पूरा होगा। मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।